बहुत ही कम लफ्ज़ों में यह भी देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और आपकी राय लेने का प्रयास इसके अंतर्गत हम करेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि जो डाउट आपके मन में बना हुआ है वही डाउट अब हमारे भी मन में बना हुआ है। तो हम इसको गहनता के साथ देखेंगे। जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली बिना समय गवाए। जैसा कि एक क्वेश्चंस है, इसमें निम्नलिखित इतिवृत्तों में किस एक में सुबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास दिया गया है। तो हम इसके अंतर्गत क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये ऑप्शंस आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। तो अभी इसमें जो है थोड़ा सा डाउट बना हुआ है कि तबकात अकबरी होगा या मुंतखब उत तवारीख होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि इसका आंसर तबकात अकबरी भी हो सकता है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चंस पर हम जानना चाहते हैं आप सभी लोगों की राय कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये मैंने भी बहुत गूगल किया और बहुत तलाशने का सोचा, तो मुझको जहाँ तक मिल पाया इसका जो अकबर के 39th ईयर तक का जो मुझको इतिहास देखने को मिला वो तबकात अकबरी में देखने को मिला, परंतु मुंतखब उत तवारीख में मुझको इस तरह का कोई विवरण नहीं मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों में ही जो है आपका सल्तनत काल के शासकों का भी जिक्र है, परंतु जैसा कि इसमें वर्णन किया गया है कि सुबुक्तगीन से लेकर के अकबर तक के 40वें वर्ष तक का इतिहास का जो वर्णन है उसमें मुझको जो डाटा मिला है वो 39वें वर्ष तक का आपका अकबर के शासन के काल का मिला है। तो आपके जो और भी एजुकेटर हैं और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छे से जिनकी हिस्ट्री है पकड़ है, वो प्लीज़ इसका एक बिल्कुल स्टेबल और जो कि बिल्कुल सटीक डाटा हो वो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। तो इस क्वेश्चन पे हम 2 बार डिस्कशन कर चुके हैं और दोनों ही बार हमको जो देखने को मिला वो यही देखने को मिला कि जो अकबर ये आपके बलबन थे, इनके बड़े पुत्र मोहम्मद जो थे शुरू में ही उनकी डेथ हो गई थी बहुत ही प्रारंभिक काल में, और जो बुगरा खान थे वो इनके छोटे बेटे थे। परंतु इनका जो आपका देखने को आता है कि जो बलबन थे, जब बुगरा खान ने मनोनीत होने से इनकार कर दिया था तो आपके मोहम्मद के पुत्र जो आपके के खुसरो थे उसको बलबन के द्वारा जो था आपका एक तरह से सुल्तान बनाया गया था, परंतु इसमें के खुसरो ऑप्शन नहीं है। और जो उस समय सल्तनत के अंतर्गत जो दूसरे जो दरबारी मंत्री वगैरह थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो बुगरा खान का पुत्र था केकुबाद उसको बनाया गया। परंतु यह अगर कहना बिल्कुल ही गलत हुआ है कि बलबन ने केकुबाद को नियुक्त किया था, बलबन के द्वारा कहीं से कहीं तक भी केकुबाद को नियुक्त नहीं किया गया था। तो ये क्वेश्चंस जो है मेरे हिसाब से पूरी तरह से एक तरह से इसका रिवाइज आंसर आना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था। तो इस विषय में हम आप लोगों के जो है आंसर का इंतज़ार करेंगे और आपकी राय जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है इसको लेकर के भी थोड़ा सा डाउट बना हुआ है। जैसे कि उत्तरी बिहार, उत्तरी पश्चिम भारत और मध्य भारत और दक्षिण भारत इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो लौह अयस्क वाला रीजन है वो बिहार क्षेत्र में भी उस समय पड़ता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो रोमिला थापर जी हैं और भी बहुत सारे जो आप अगर हिस्टोग्राफी पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत बताया गया है कि जो मगध का उत्कर्ष हुआ वो लोहे की एक तरह से प्राप्ति के कारण और उसके प्रयोग के कारण ही हुआ। तो लोहा जो था वह मगध क्षेत्र में भी उपलब्ध था। तो अब बात ये आती है कि जब मगध क्षेत्र में या बिहार वाले रीजन में जब लोहा उपलब्ध था तो क्यों मध्य भारत से ही लोहे का मंगवाया जाता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मध्य भारत से लोहा नहीं आता होगा, मध्य भारत से भी लोह जो अयस्क आते होंगे, परंतु उत्तरी बिहार भी इसका जो है आंसर हो सकता था या दक्षिण भारत भी इसका एक आंसर हो सकता था। परंतु हम यहाँ पे जानने का ओनली इस वीडियो की लाने का हमारा यही मतलब है कि हम एक सटीक आंसर तक पहुँचने का प्रयास करें। तो हम आपकी राय इस क्वेश्चंस को लेकर के जानना चाहेंगे।
आगे हम देखें कि अशोक के अभिलेख से दिखता है कि राजाज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर। इसको भी अभी स्टूडेंट्स गले से नहीं उतार पा रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि इसमें का जो आंसर आया है वो पूर्वी भाग आया है। तो पूर्वी भाग को हम कहाँ तक सटीक माने, यह एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि जो हमने बताया था कि पूर्वी भाग में भी धौली और जोगढ़ जैसे अभिलेख अशोक के देखने को मिल जाते हैं। और अगर देखें तो आपका पश्चिम भारत और उत्तर भारत में भी चीज़ें दिखाई देती हैं। हाँ, दक्षिण भारत में भी ये आपका जैसा कि एररगुड्डी अभिलेख है वो देखने को मिल जाता है, परंतु जो अगर आप कृष्णा से और नीचे जाएंगे सुदूर वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे जो मदुरई वाला क्षेत्र रीजन पड़ता है, वहाँ पे अशोक के अभिलेखों की अनुपलब्धता है। तो इसका आंसर बहुत सारे जो आपके एजुकेटर हैं वो दक्षिण भारत या दक्षिण भाग मानकर चल रहे हैं। तो आप लोगों का इस क्वेश्चंस के बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे हम देखते हैं कि जो 82 क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये मैंने गूगल पे भी सर्च किया और जितना मैंने पहले पढ़ा था या जितना मेरे माइंड में था मुझको इसका आंसर 1814 ही पता है, परंतु इसका आंसर जो दिया गया है वो 1815 दिया गया है। प्लीज़ कृपया आप अपनी राय इस क्वेश्चन पर ज़रूर दें। आगे हम जो देख रहे हैं ये 53 जो क्वेश्चन है ये है लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इसमें जो आंसर दिया गया है वो बिरजिस कादिर दिया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं तो बचपन से सही बताऊँ तो मैं तो बेगम हजरत महल पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। हाँ, मैंने इतना ज़रूर पढ़ा है कि जिस समय पे बेगम हजरत महल ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था उस समय यह संरक्षण कर रही थी बिरजिस कादिर जी का। तो इसका आंसर बिरजिस कादिर दिया गया है, परंतु नेतृत्वकर्ता में और किसी को संरक्षण देने में दोनों ही एक अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्रांति का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने अपने आंतरिक गुणों के द्वारा किया होगा वही उसका नेतृत्वकर्ता माना जाएगा। तो इसका आंसर बेगम हजरत महल होना चाहिए, जो कि पूरी तरह से एक तरह से रिवाइज होकर इसका आंसर आना चाहिए। आगे अगर हम देखें कि ऋग्वेद में सूर्य देवता किसके पुत्र माने गए हैं, तो इसका आंसर जो दिया गया है वो दयूस दिया गया है। यह सवाल भी एक तरह से सवाल या घेरे में है, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा इसके बारे में और ऋग्वेद के भी बहुत सारे चीज़ों को जानने का प्रयास किया, या जो एक तरह से जो ऋग्वेद के अच्छे ज्ञाता हैं उनसे भी पूछने का प्रयास किया, तो उन्होंने मुझको एक ही जवाब दिया इस क्वेश्चन को लेकर के कि अगर हम ऋग्वेद की या पुराणों की या उससे पहले सूर्य की जो देवता हैं उनके अगर जन्म को लेकर के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अदिति जी का नाम आता है और अदिति जी का इसमें उल्लेख नहीं है। आगे गूगल पे भी इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो मैं आपको उसके स्क्रीनशॉट अभी दिखाऊंगा। आगे हम देखते हैं कि फुट डालो और राज करो का खेल किसने खेलने का निश्चय किया था। तो ये भी एक विवाद भरा सवाल है, क्योंकि इस पे बहुत बार या कुछ समय पहले ही कुछ आयोगों ने इसका रिवाइज आंसर दिया था, क्योंकि उन्होंने पहले लॉर्ड मिंटो ही दिया था और बाद में लॉर्ड कर्जन कर दिया था। तो इसका कहाँ तक कहना सही है कि इसका आंसर लॉर्ड मिंटो होगा। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो आगे हम इसको देखेंगे कि गूगल इसके बारे में क्या बोलता है, क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति जो है वह हमको स्पष्ट रूप से कर्जन काल में आकर दिखाई देती है, परंतु कहीं ना कहीं इसकी नींव पहले ही पढ़ चुकी थी, तो वो हम देखेंगे। आगे हम देखते हैं जो 111वां सवाल है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित इतिव्रतों में किस एक में, अच्छा ये इस क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये हो चुका है। आगे हम देखते हैं कि हमने कुछ जो गूगल से जो डाटा लिया है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि फूट डालो राज करो की नीति को लेकर के क्या विमर्श दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बहुल वाले प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति का ही एक अंग था। अतः इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। तो इसमें जो एक लाइन यूज की गई है वो यूज की गई है कि यह अंग्रेजों की फूट डालो और
राज करो वाली नीति का ही एक अंग था। तो मीन्स इसका आंसर कहीं ना कहीं यह निकलता है कि फूट डालो और राज करो की जो नीति है वो कहीं ना कहीं पुरानी थी, और जो कर्जन ने इसको इम्प्लीमेंट किया था वो उसके एक अंग के रूप में किया था। तो अब इस पे हम आपकी राय जानेंगे कि इसका सटीक आंसर क्या होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि सूर्य को लेकर के गूगल महाराज जो हैं वो क्या बोलते हैं। उनका कहना है कि जो सूर्य की माता और पिता थे, उनमें पिता जो थे वो कश्यप थे और जो माता थी वो अदिति जी थी। इसके बारे में एक कथा भी प्रचलित है जो कि निम्नलिखित प्रकार से है। सूर्यदेव के जन्म की यह कथा भी काफ़ी प्रचलित है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप थे। इनका विवाह हुआ प्रजापति दक्ष की कन्या दिति और अदिति से। दिति से दैत्य पैदा हुआ और अदिति ने देवताओं को जन्म दिया, जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इसे देखकर देव माता अदिति बहुत दुखी हुई। वह सूर्य देव की उपासना करने लगी। उनकी तपस्या से सूर्य देव प्रसन्न हुए और पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद उन्हें गर्भ धारण हुआ। गर्भ धारण करने के पश्चात श्री अदिति, जो अदिति जी थी, अदिति जी भी कठोर उपवास रखती थी, जिस कारण से उनका स्वास्थ्य काफ़ी दुर्बल रहने लगा और कुछ समय बाद जाकर इसी प्रक्रम में उनके सूर्य जो देव थे वो उनके गर्भ से जन्म लेते हैं। इस तरह की कथा है, आप देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो बेगम हजरत महल वाला जो सवाल है उसको अगर हम देखें तो उसमें हम देखते हैं कि बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्ष के पुत्र बिरजिस कादरी के नाम पर शासन किया और 1857 के आंदोलन का नेतृत्व लखनऊ से किया। तो मीन्स इसका ये निकलता है कि उनका पुत्र 11 वर्ष का था, वो क्रांति को नेतृत्व देने के एबिलिटी उसमें नहीं थी। अगर देखा जाए तो बिरजिस कादरी के नाम पर उन्होंने शासन किया था ओनली, क्योंकि शासक हम कह सकते हैं कि बिरजिस कादरी शासक हो सकते हैं और उनके नाम पर शासन कर रहा है, परंतु नेतृत्वकर्ता जो थी वो बेगम हजरत महल ही थी। तो इस वजह से इसका आंसर जो होना चाहिए वो रिवाइज होना चाहिए। आगे हम देखते हैं तबकाते अकबरी के बारे में। तबकाते अकबरी मुग़ल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ है। मुग़ल दरबारी और इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने इस ग्रंथ को फारसी में लिखा था। तिथि तथा भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से यह ग्रंथ सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। इसे तबकात अकबरी और तारीख़ निजामी भी कहते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने इस महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ में अकबर के 39वें सन जुलूस तक का हाल लिखा है, मतलब 1593-94 तक का जो इतिहास है लिखा है। बदायूनी ने अपने इतिहास को चुपचाप लिखते समय इस ग्रंथ से बहुत लाभ उठाया। अब देखो इसमें एक लाइन यूज की गई है कि इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ में अकबर के 39वें सन जुलूस तक का हाल लिखा गया है। तो सीधे सी बात है, वो उसमें 40वें वर्ष तक का दिया गया है और इसमें 39वें वर्ष तक का या 39वें सन जुलूस तक का हाल लिखा हुआ है। तो कहाँ तक हम इसकी विवेचना करने में सक्षम है और कितना सही है आयोग का आंसर, तो कृपया अपनी राय इस पर ज़रूर दें। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। और जहाँ तक मुझे सही लगा, जो जो चीज़ें मुझको इसमें दिखाई दी वो चीज़ें मैंने इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है, ताकि जो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन सही कर आए हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर ये होने चाहिए थे तो ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा और उसकी रिवाइज जो आंसर की होगी उसको लाने के लिए प्रयास किया जाएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।